हरे कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी हमने अपना चैप्टर पढ़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पूरे चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है। अब उससे जो न्यूटन्स सेकंड लॉ जो है उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, क्योंकि उस पर ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं हमारे। तो हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करने वाले हैं। और न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था कल, उसके भी एक दो न्यूमेरिकल्स लेंगे और उसको भी समझेंगे। और ये देखेंगे किसी भी टाइप का अगर न्यूमेरिकल आ रहा है हमारे क्वेश्चन में तो हम उसको सॉल्व कैसे करें। अभी एग्जाम में आ गया, हमारी बुक में है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं और बहुत से बच्चों की दिक्कत होती है कि उनका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। तो किसी भी न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, उसको अप्रोच कैसे करना है, कैसे किसी न्यूमेरिकल को हम अप्रोच करें ताकि वो इजीली हमारा सॉल्व हो जाए, वो हम सीखेंगे। और क्वेश्चन को साथ साथ करते रहेंगे और न्यूमेरिकल सीखते रहेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि बिना पेन और कॉपी के आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला नहीं है। हाँ, जल्दी जाओ, पेन और कॉपी लेके ही बैठना, क्योंकि बिना पेन और कॉपी के तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी आलस वाले लोग हैं वो पेन और कॉपी लेके बैठ चुके होंगे और इसको ध्यान से मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, ऐसे बैठ के देखना नहीं है, मेरे साथ साथ इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम इसमें क्या क्या देखेंगे, कैसे एक न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, उसको एक अप्रोच कैसे देते हैं कि ताकि हमारा न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाए। और हम इसमें कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कुछ एक न्यूमेरिकल लेंगे, उस पे देखेंगे और उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो सीखेंगे। प्लस इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं रिपीटेड वे में तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाइए और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसका मास है 0.5 kg, वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक बैट हिट्स इट एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन। एक चमगादड़ थी। हाँ, सबके जीवन में कोई ना कोई चमगादड़ होता है जो कि डायरेक्शन देता है, मतलब कभी कभी आता है और हिट करके चला जाता है। तो एक चमगादड़ थी, उसने इस बॉल को हिट किया। अब बॉल मान लो इस स्पीड से जा रही है, अब चमगादड़ आई उठ के और ये इधर जा रही है, इस डायरेक्शन जा रही है। चमगादड़ ने ऐसे हिट कर दिया, बॉल मुड़ गई, डायरेक्शन चेंज हो गई और स्पीड भी तो चेंज हो जाएगी। कोई चीज टक्कर खा गई, क्या पता बढ़ गई हो, क्या पता घट गई हो, मतलब कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो उसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। स्पीड चेंज हो गई, कितना हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो फाइंड डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है, हमें डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा पी क्या होता है, हाँ बताओ। पी होता है मोमेंटम और डेल्टा का मतलब मैंने बताया था चेंज। क्या होता है, चेंज। तो हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। बेसिकली आपने क्वेश्चन को समझा होगा, एक बॉल है जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जिसका मास 0.5 kg। उसको किसी चमगादड़ ने ऐसे टक्कर मारी और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, उसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई। 10 से कितनी हो गई, 20। 10 से कितनी हो गई, 20। अब उसका हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो पहले हम देखते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो स्टेप 1, मान लो अगर मैं इसको स्टेप वाइज सॉल्व करूं, किसी भी न्यूमेरिकल्स में आप ये स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अगर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं ना, इजीली आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। मैं 3 स्टेप में इसको सॉल्व करूंगा। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि पहले गिवन लिखो। पहले, हाँ ये तो हमको भी पता था, सब बताते हैं ये लिखो। हाँ, देखते जाओ, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करो मेरे साथ, फिर उसके बाद बताना क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या एक्स्ट्रा समझ में आया और क्या अच्छा लगा। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है इसका, स्टेप 1 इसका है कि पहले गिवन लिखो। ये हर एक न्यूमेरिकल्स का बेस होता है, जैसे किसी भी घर का बेस होता है ना, वैसे ही हर न्यूमेरिकल्स का बेस होता है। ये हमें क्या देता है, ये बताता है कि जो क्वेश्चन है उसमें जो जो डाटा गिवन है उसको हम इजीली समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो उसको हम एक फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमें इस डाटा के बेसिस पे ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस डाटा के बेसिस पे ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो पहले हमें डाटा तो पढ़ना आना चाहिए ना। किसी भी चीज को सॉल्व तब करोगे जब उसके बारे में समझोगे और उसको पढ़ना आना चाहिए पहली बात तो डाटा तुमको पढ़ना आ गया। अब इसके बाद जो जो डाटा गिवन है इसको समझना आना चाहिए कि क्या ये तुम समझ पा रहे हो, ये दिया क्या है, 0.5 लिखा क्या है, 10 लिखा क्या है, 20 लिखा क्या है, डेल्टा पी पूछ क्या रहा है, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है,
तो अगर आप ये जान पा रहे हैं तभी आप क्वेश्चन को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लैंग्वेज तो आती होगी और इसका मतलब भी आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या लिखने वाले, गिवन लिखने वाले हैं। गिवन में हमारा क्या दिया है, मास दिया है। मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर मास जो है 0.5 kg है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मास को m से लिखता हूँ 0.5 kg। सेकंड क्या दिया है मेरा कि इज मूविंग, बॉल जो है इनिशियली मूव कर रही है, यानी उसकी u वेलोसिटी दी है। क्या दी है, u इनिशियल वेलोसिटी दी है कितना, 10 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन से आपको समझ में आता जाएगा क्या दिया है आपको। ठीक है, जितना हमारा क्वेश्चन को ट्राई पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि डाटा क्या क्या गिवन है। ठीक है, उसके बाद बोला ए बैट हिट एंड इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन मेकिंग इट मूव विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अब वो जा रही थी इनिशियली 10 से, जब उसने हिट किया तो 20 से जाने लगी, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, 20 हो गई। कितनी हो गई, 20 हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी थी फाइनल वेलोसिटी, ये था उसका मास। ठीक है, अब पूछा क्या, डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है, डेल्टा पी क्या होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम जो होता है आपका, ये होता है, मैंने बताया भी था, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। आधे लोग तो ये कहाँ पढ़ाया था, ये कहाँ से आ गया। अरे चेंज, किसी भी चीज का चेंज निकालते हैं, उसकी फाइनल वैल्यू से उसकी इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल को ही बोलते हैं चेंज। चेंज किसका कर रहे हैं, मोमेंटम का। तो मोमेंटम की फाइनल वैल्यू से मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे, सिंपल सा चेंज। अब यहां से हमें निकालना है मोमेंटम की फाइनल वैल्यू, मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू। तो मोमेंटम की फाइनल वैल्यू अगर हम देखें, तो यहां पर अगर हम देखें मोमेंटम की फाइनल वैल्यू, पी फाइनल जो हमारा है, ये हो जाएगा हमारा m इंटू वी। कैसे, ये क्या होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। अब हमें फाइनल मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास तो फाइनल इनिशियल होता नहीं है, मास तो चाहे इनिशियली देखें चाहे फाइनली देखें, मास तो पूरी जर्नी में सेम रहने वाला है। कोई सी चीज का मास तो नहीं बदलता, नहीं बदलता। तो अब हम देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी बदलती है, हाँ बदलती है, कभी इनिशियल होती है कभी फाइनल होती है। हम कौन सा मोमेंटम निकाल रहे हैं, फाइनल निकाल रहे हैं, तो हम कौन सा वेलोसिटी लेंगे, फाइनल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मास कितना दिया हमारा, वो देख लेते हैं 0.5। तो यहाँ रख देंगे 0.5। वेलोसिटी कितनी दी है, फाइनल वाली, फाइनल दी है 20, ये इनिशियल है तो ये मत पुट करना, ये फाइनल है तो 20, यहाँ पर रख दूंगा 20। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 10। कितना आ जाएगा, 10 नहीं आएगा ना, सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ 10 आएगा। और ये मोमेंटम है तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट लिखना भी मत भूलना। ठीक है, अब देखते हैं इनिशियल मोमेंटम। क्या निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू। क्या निकालना था, मोमेंटम कौन सा, इनिशियल। मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10। तो फिर से हम रखेंगे 0.5 इंटू 10। इसको जैसे सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 5। पी फाइनल पी इनिशियल मिल गया। करना क्या है, अब तो सभी निकाल लेंगे ना, जल्दी जल्दी इसका आंसर निकाल देता हूँ। हाँ आधे लोग तो पेन ही नहीं चला रहे, पेन से चलाओ, जब तक नहीं चलाओगे तब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होने वाले हैं, बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या लिखा मैंने, पी फाइनल कितना है 10, पी इनिशियल कितना है -5, ये कितना आ गया हमारा 5। चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया हमारा 5, यानी हमारा हो गया आंसर। हमें निकालना क्या, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया 5। तो अभी हमने देखा इसमें स्टेप 1। क्या ये न्यूमेरिकल में पूरे स्टेप 1 नहीं होते हैं, नहीं, इसमें कई स्टेप में मैंने सॉल्व करके दिखाया है। अब मैं बताता हूँ स्टेप वाइज कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, गिवन। पहला स्टेप क्या होता है, गिवन। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है गिवन लिखो। ठीक, सेकंड स्टेप मैंने यहाँ लिखा है, क्या फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक, अब चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप वाला जो होता है ना, इसमें हमारा होता है थिंकिंग। क्या होता है, थिंकिंग।
अब क्या थिंकिंग ऐसे ही कुछ भी सोचते रहना, हाँ हम तो दिन भर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ दिन भर सोचते रहते हैं, वो नहीं सोचना है। यहाँ पर जो फॉर्मूला पता करना है, जो इसको निकालना है जिसकी वैल्यू, उसके बारे में सोचना है। हाँ मुझे पता है दिन भर तुम सोचते रहते हो, लेकिन अभी इसके बारे में सोचो, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, थिंकिंग। हाँ जो तुम लोग के पास भर भर के पड़ी है, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल नहीं है, जीरो है एकदम। तो जो भी पूछता है क्वेश्चन में, जो भी चीज पूछी गई है उसके बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे उसके बारे में? उसके बारे में ये सोचेंगे क्या इसके रिलेटेड तुमने कोई फॉर्मूला पढ़ा, कोई स्टेटमेंट पढ़ी, कोई थ्योरी पढ़ी, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। हाँ यही तो हमसे नहीं होता। हाँ कैसे होगा? जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे तब तक होने वाला नहीं है। हाँ रिवाइज करने का कोई टेक्निक नहीं, रिवाइज करने का कोई टेक्निक नहीं होता है। कॉपी उठाओ, बैठ जाओ और मस्त तरीके से रिवाइज करना शुरू कर दो। खाने का कोई टेक्निक होता है? खाने का कोई टेक्निक बता दो, नहीं खाना तो हम ऐसे ही खा लेंगे, नहीं रिवाइज करने के लिए टेक्निक चाहिए इनको। अब टेक्निक क्या है कि कॉपी उठाओ और बैठ जाओ रिवाइज करने। अब जब तुमने रिवाइज किया है तो तुमको फॉर्मूला याद होगा, अब फॉर्मूला याद होगा तो तुमको सोचना पड़ेगा। पूछा क्या है? चेंज मोमेंटम। तुमने पढ़ा था क्या था चेंज मोमेंटम में? डेल्टा पी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब यही फॉर्मूला मैंने देखा, अब मुझे देखना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है। अब मुझे निकालना है डेल्टा पी, इसमें डेल्टा पी निकालेंगे, मुझे पी फाइनल चाहिए, पी इनिशियल चाहिए, और पी फाइनल पी इनिशियल मुझे पता ये होते हैं। क्या मुझे मास गिवन है? हाँ गिवन है। क्या मुझे वेलोसिटी गिवन है? हाँ गिवन है। मास वेलोसिटी गिवन है? हाँ गिवन है। तो मैं पुट करके थर्ड स्टेप क्या है? स्टेप थर्ड ये है, स्टेप थर्ड हमारा ये कि आंसर पुट कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर पाइए। वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर पाइए। तो किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका, पहला गिवन लिखिए उसका, ठीक। गिवन कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन को पढ़िए, जो डाटा दिए हैं उनको एक्सट्रैक्ट कीजिए, हाँ हाथों से दिमाग से जैसे भी एक्सट्रैक्ट करना आता है वैसे एक्सट्रैक्ट कीजिए और यहाँ पर लिखिए, लिख लिए। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो भी पूछा जैसे यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम पूछा था उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए। हाँ कुछ भी नहीं सोचना है, क्या निकालना है उसके बारे में सोचना है। और उसके बारे में चैप्टर में कहाँ पढ़ा था उसको रिकॉल कीजिए। हाँ ये पढ़ा था चैप्टर में, ठीक है। अब ये पढ़ा था तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूले में और आंसर हम पा जाते हैं। वैल्यूज को जैसे मैंने पुट किया, पी फाइनल निकाला, पी इनिशियल निकाला, दोनों की वैल्यू पुट करके हमने आंसर को पा दिया। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ये बेसिक सा 3 स्टेप्स होता है जो कि आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, पहले ही बैठ जाते हैं कि क्या ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ऐसे नहीं सॉल्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो, गिवन जो लिख लोगे ना, अरे नकल ही तो करनी है, नकल भी करना नहीं आ रहा है, पढ़ाई छोड़ दो। नकल करना नहीं आ रहा है, पढ़ाई छोड़ दो, नकल करके यहाँ पर लिखना है गिवन। उसके बाद क्या करना है, सोचने वाला काम करना है। और सोचने वाला काम तभी हो पाएगा जब तुमने पढ़ाई की होगी, और पढ़ाई की होगी तभी तुम पढ़ रहे हो। बिना पढ़ाई किए पढ़ोगे कैसे, ठीक है। तो जब पढ़ाई की होगी तो थिंकिंग कर पाओगे, फॉर्मूला रिवाइज कर पाओगे। फॉर्मूला रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद कुछ करना नहीं है, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर पाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। तो ऐसे पूरे चैप्टर में चेंज इन मोमेंटम जब भी पूछेगा तो इसी तरीके से निकालेंगे। ये डाटा गिवन रहेगा, चेंज इन मोमेंटम का तरीका ही होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसमें मैं आगे क्वेश्चन बना सकता हूँ कि मैं पूछ दूं इसी क्वेश्चन में पूछ दूं फाइंड फोर्स exerted by ball in 5 सेकेंड, ठीक है। मैंने क्या पूछा, फाइंड फोर्स exerted by ball in 5 सेकेंड, ठीक है। वी क्या पूछ दिया मैंने। अब देखो फिर से स्टेप को फॉलो करते हैं। गिवन क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, पहला क्या लिखते हैं, गिवन। इसी से क्वेश्चन को मैंने रिलेट करके ये बनाया है, मतलब ये क्वेश्चन जो है ये वाला इसी में से आया है, बस इसका नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में पूरे एनएलएम में यानी कि न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन में, सेकंड लॉज ऑफ मोशन में जब भी हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर में चेंज इन मोमेंटम इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना सीख लिया हम लोग, तो आगे क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि फोर्स पूछ सकता है। तो हमें गिवन क्या है, टाइम गिवन है, हाँ 5 सेकेंड टाइम ही होता है।
गिवन क्या है हमारा, टाइम गिवन है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लिख लिया। अब क्या पूछा हमसे, फोर्स पूछा है। तो स्टेप 2 क्या होता है, फोर्स। स्टेप 2 फोर्स नहीं होता है, स्टेप 2 होता है थिंकिंग का। और थिंकिंग किस पे करनी है, जो पूछा हो। पूछा क्या है, फोर्स। अब फोर्स तुमने पढ़ा है, पूरे चैप्टर में फोर्स ही पढ़ा है, ठीक है, फोर्स पढ़ा है, हाँ फोर्स पढ़ा है। फोर्स का फॉर्मूला बताओ। हाँ F = ma होता है, हम तो ये पूरे चैप्टर पढ़े। हाँ एक फॉर्मूला और होता था F = ma, जिससे बनता है उससे पहले एक फॉर्मूला और होता है, जिसका यूज करके हम लोग फोर्स को F = ma बनाते हैं। जब मैंने इसको न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ाया था तो उसमें मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे फोर्स के, और उसको मैंने डिराइव करके भी बताया था। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला था फोर्स का वो था डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, चेंज इन मोमेंटम विद चेंज इन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, कॉपी पलटो और देखो इस फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला हमारा था चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमने चेंज इन मोमेंटम निकालना सीख लिया, हाँ सीख लिया। अब तुमको चेंज इन मोमेंटम निकालना आ गया जब, तो तुमसे एक स्टेप और भी पूछ सकता है कि फोर्स भी निकाल दो, उसका समय हम दे देते हैं। जब टाइम मिल जाएगा तुमको, तो ये तुमने निकालना अभी सीखा, टाइम तुमको मिल गया, तो फोर्स नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ये तो हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ये तुमको फोर्स निकालना है, चेंज इन मोमेंट अभी हमने निकाला 5 को यहाँ पुट करते हैं। डेल्टा टी हमको दिया है 5, यहाँ पर डेल्टा टी दिया है, यहाँ पर टी है। अरे टाइम का मतलब चेंज इन टाइम, तो टाइम तो 0 से स्टार्ट हुआ। हाँ किसी भी क्वेश्चन में जब तक टाइम इनिशियल नहीं देता है तब तक हम 0 मानते हैं। तो चेंज इन टाइम का मतलब, कंफ्यूजन दूर ना हो, यहाँ पर टी लिखा है, यहाँ पर डेल्टा टी लिखा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो डेल्टा टी क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो किसी भी टाइम का इनिशियली हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। नहीं समझ में, देखो कभी भी घड़ी स्टार्ट करते हो या फिर किसी भी टाइमर को देखते हो, कभी भी तुम कुछ देखते हो, हाँ चलो किसी की रनिंग रिकॉर्ड करनी, कुछ भी रिकॉर्ड करना है, तो टाइम 0 से ही स्टार्ट, टाइमर 0 से ही स्टार्ट होता है ना, हाँ 0 से ही स्टार्ट होता है। फिर फाइनल टाइम जो होता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि हाँ 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। ये 0 से स्टार्ट हो गया, 5 मिनट हुआ, यानी इनिशियली 0 पे था, फिर 5 मिनट हुआ। तो किसी भी टाइम में जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जब तक इनिशियल टाइम नहीं दिया रहता है तब तक 0 से ही स्टार्ट हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये 0 जब हो गया, जब यहाँ पर 0 रखेंगे, टी फाइनल कितना हुआ 5, लास्ट में 5 सेकंड हुआ ना, हाँ इनिशियली 0 मान सकते हैं। तो हमें डेल्टा टी किसके बराबर मिलता है, जो गिवन टाइम रहता है, यानी जो टी फाइनल रहता है। बस समझ में आई, हाँ इसीलिए तो लिखा है। अब यहाँ से लेके 5 से 5 किया 1। अब इतना जो मैंने समझाया ना, ये सिर्फ नॉलेज के लिए समझाया, इतना फोर्स मत डालना दिमाग पे। बेसिकली टाइम गिवन रहेगा, यहाँ पर टाइम को पुट कर देना, लेकिन हाँ डेल्टा पी निकालना यहाँ से सीखना होगा, ठीक है। डेल्टा पी निकालना सीखा, डेल्टा टी फोर्स को हमने करके फोर्स भी निकालना सीख लिया। तो ये रहा कि हम डेल्टा पी से यानी कि चेंज इन मोमेंटम निकाल कर फोर्स निकालना कैसे सीख सकते हैं। तो ये हमारा रहा एक अप्रोच कि पहले हमने चेंज इन मोमेंटम निकालना सीखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे उससे हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं अगर टाइम दिया हो, ठीक है। तो नोट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को सेकंड अप्रोच से कैसे करेंगे, ठीक है। हमने फर्स्ट अप्रोच में देखा कि चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे और फोर्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके थ्रू। मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम निकालना सीखा, फिर उसमें देखा कि हमने उसके थ्रू कैसे फोर्स को हम लोग देखेंगे। सेकेंड अप्रोच में क्या है कि पहले हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, चेंज इन मोमेंटम और टाइम, तो हमने चेंज इन मोमेंटम पहले निकालना सीखा। कैसे भी कोई भी अप्रोच हो, आप कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो, उसमें फोर्स पूछा होगा तो उसमें 2 ही फॉर्मूले पूछ सकता है, या तो ये वाला F = ma या फिर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो उसमें चेंज इन मोमेंटम निकालना आना चाहिए और इस वाले फॉर्मूले में एक्सीलरेशन निकालना आपको आना चाहिए। और चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं ये अभी हमने देखा, ठीक है। तो सब में वही अप्रोच रहेगी चेंज इन मोमेंटम निकालने की। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना सीख लिया तो फिर आप फोर्स निकालना सीख जाएंगे। अब सेकेंड वाले में देखेंगे कि किसी भी जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम फोर्स में पुट करके फॉर्मूले में फोर्स निकाल लेंगे। तो देखते हैं कि एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकालने का हमने बताया था कि इसको 3 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप है गिवन, लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड स्टेप मैंने लिख दिया है, वैसे मैंने सॉल्व कर दिया था, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, मैंने सब पढ़ा दिया था, उसके बाद देखा रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में मैंने बताया था कि थिंकिंग करनी है, क्या करनी है, थिंकिंग करनी है। थिंकिंग क्या करनी है कि
जो पूछा है उसके बारे में सोचना है। एक्सीलरेशन पूछा है तो हमने एक्सीलरेशन के बारे में सोचा, और एक्सीलरेशन के बारे में क्या पढ़ा था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो पढ़ा था एक्सीलरेशन के बारे में। हाँ, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या थी, v माइनस वी अपॉन टी, ये कहाँ से आ गया। किसी भी चीज का चेंज जो होता है वो हम देखते हैं फाइनल माइनस के इनिशियल, क्या देखते हैं, फाइनल माइनस के इनिशियल। तो अब जब हम चेंज निकाल रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी लेंगे माइनस की इनिशियल वेलोसिटी लेंगे अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहां से देखते हैं फाइनल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है और टाइम भी हमको दिया है। तो सेकेंड स्टेप पूरा हुआ, फॉर्मूला पता कर लिया, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट किस में करते हैं, थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में हमने वैल्यू पुट की, हमारा क्या निकल गया, एक्सीलरेशन निकल गया। देखो v था हमने 20 रखा, u को हमने 10 रखा, डिवाइड बाय t का वैल्यू था 5 सेकंड, उसको रखा, 20 माइनस 10 10 होता है, 10 बाई 5 करेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, 20 मीटर पर 20 नहीं 2 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब फोर्स निकालना है हमें, फोर्स के लिए चाहिए F इक्वल टू ma, मास चाहिए और एक्सीलरेशन चाहिए। एक्सीलरेशन आपने निकालना सीख लिया, तो एक्सीलरेशन इस तरीके से निकालते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल्स में आपको एक्सीलरेशन अगर निकालना हो तो इसी तरीके से निकालेंगे, और चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो इससे पहले जो हमने देखा वैसे निकालेंगे, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से मास में दिया 0.5 रख दिया, एक्सीलरेशन कितना निकाला था, 2 रख दिया, कितना क्या 1। हमारा फर्स्ट अप्रोच से भी आंसर आ रहा था 1 न्यूटन, सेकंड अप्रोच से भी आंसर आ रहा है 1 न्यूटन। तो किसी भी फोर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आपका हो गया चेंज इन मोमेंटम वाला अप्रोच, और एक आपका हो गया आपका एक्सीलरेशन अप्रोच। तो आपको दोनों अप्रोच आनी चाहिए। तो आपको चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए बोले सिर्फ क्वेश्चन में, तो आप सिर्फ चेंज इन मोमेंटम निकालना सीख लीजिए। फिर चेंज इन मोमेंटम से फोर्स कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बताया। फिर सेकंड अप्रोच में क्या देखा कि एक्सीलरेशन निकालना आपको आना चाहिए, एक्सीलरेशन इस तरीके से निकालते हैं। फिर एक्सीलरेशन से फोर्स कैसे निकालते हैं वो भी आना चाहिए। यानी कि आपको दोनों अप्रोच में 4 चीजें सीखी, दोनों में फोर्स निकालना सीखा और चेंज इन मोमेंटम निकालना सीखा, एक्सीलरेशन निकालना सीखा। 30 चीज आपको आनी चाहिए। अगर ये आपने सीख लिया तो न्यूटन एनएलएम के सेकंड लॉ के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन उससे कर सकते हैं। तो इसको आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस है क्वेश्चन। तो हमने अभी एनएलएम के क्वेश्चन देखे, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि सेकंड लॉ के क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए। सेकंड लॉ के कोई भी क्वेश्चन आएगा उस अप्रोच से आप जाएंगे एनएलएम के, यानी सेकंड लॉ के आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो अब बात आती है कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमने पढ़ा था, तो उससे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यानी कि कहां पर कैसे यूज करते हैं और अगर उससे हमारा कोई क्वेश्चन बन गया उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हमको आना चाहिए। तो अगर हम देखें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर अप्लाई, मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग ट्राई करेंगे कैसे अप्लाई करते हैं और उसके क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रेडी, आप देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोलता है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारा क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है ये कह रहा है कि एक बोट है, हाँ, और यहाँ पर एक आदमी इसमें दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। अब बोट का मास दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो है लिखा था मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन का बोट का मास दिया है 120 केजी, कितना दिया है 120 केजी, और इस आदमी का मास दिया है 30 केजी है। अब बोला गया है इसमें कि ये आदमी जो है इस बोट को धक्का देके इससे कूद रहा है, और कूद के 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कूद रहा है। कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कूद रहा है और कूद के स्पीड से लगा है, ठीक है। तो जब ये कूदेगा इसने बोट पे फोर्स पीछे लगाया, तो बोट ने इसको आगे धक्का दिया, इसने बोट पे पीछे फोर्स लगाया तो बोट पीछे जाएगी, यानी बोट पीछे कुछ स्पीड से गई होगी, बोट पीछे कुछ स्पीड से गई होगी। अगर हम देखें तो बोट पीछे मान लेते हैं v वेलोसिटी से गई, तो ये आगे गया बोट पीछे गई। अब ये धक्का दिया बोट को पीछे, तो बोट पीछे ही जाएगी ना, और बोट ने इसको आगे धक्का दिया, ये आगे ही जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में इतना डाटा आपको गिवन था कि एक बोट है जिसपे एक आदमी खड़ा है, आदमी उसमें से कूद रहा है, बोट का मास है 120 केजी, आदमी का मास है 30 केजी। आदमी जो है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कूदा, बोट ने जो पीछे गई, बोट क्या गई, पीछे गई। जब आदमी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस पे कूद गया तो बोट जो है पीछे भी आएगी, हाँ पीछे आएगी। अब बोट पीछे आ रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, जो v वेलोसिटी मैंने लिखी है
ये कितनी है यही आपको फाइंड करनी है। इसमें फाइंड क्या करना, फाइंड बी, इसमें फाइंड क्या करना आपको, फाइंड बी, फाइंड बी। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में आपको बी को फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसको करेंगे कैसे। आप लोग कोई अप्रोच इसको ट्राई करके देखिएगा। इसमें मैंने बता दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। क्यों लगेगा, सब एक एक करके आराम से देखेंगे कि क्यों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं, क्यों हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमें बहुत से तरीके नहीं जानने हैं। हमें सिर्फ क्या जानना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इसमें अप्लाई कैसे करेंगे और क्यों कर रहे हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्यों कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल हमने पढ़ा था, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था, तो उसमें थर्ड लॉ में हमने देखा था ये एग्जांपल था, मैंने रोबोट का एग्जांपल लिया था, हाँ लिया था। तो जो भी न्यूटन का थर्ड लॉ है, अगर उसके एग्जांपल्स आ गए, मैंने क्या बोला, ध्यान सुनो, मैंने बोला कि जब न्यूटन के जितने भी थर्ड लॉ के एग्जांपल्स हैं उसमें अगर आपको कोई भी एग्जांपल मिल गया क्वेश्चन में और वहां पर आपको कुछ पूछा है, कुछ भी पूछा है, जैसे यहाँ पर वी पूछ दिया, इसी एग्जांपल में आपसे वी पूछ दिया, तो यहाँ पर आप न्यूटन के थर्ड लॉ के एग्जांपल्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है। ये आपको हिंट कहीं लिख लेना है कि न्यूटन के, देखो न्यूटन के थर्ड लॉ में जो भी एग्जांपल्स गिवन रहते हैं उससे कोई न्यूमेरिकल बन गया तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्यों लगाया, मैंने रीजन बता दिया। एक और रीजन होता है क्योंकि बॉडी क्या रहती है, आइसोलेटेड रहती है। मैंने बताया था कि कंजर्वेशन मोमेंटम वहां लगता है जहां पर बॉडी क्या हो, आइसोलेटेड हो। यहाँ पर बॉडी को हम आइसोलेटेड कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल होता है। तो आप देखते हैं कि बॉडी आइसोलेटेड कैसे है, तो हम एक सिस्टम ले लेते हैं, सिस्टम अपने से लेते हैं, मैंने बताया था सिस्टम आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस मैन और बोट का सिस्टम ले लेता हूँ, क्योंकि दो लोग दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा है सिस्टम में, एक बोट है एक मैन है। ठीक है, तो बोट और मैन को हमने एक सिस्टम मान लिया, हाँ मान लिया। अब इस सिस्टम को हम एक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, एक सिस्टम मान लिए। अब इसके अंदर सिस्टम के अंदर कितनी चीजें हैं उससे हमें लेना देना नहीं, लेकिन अभी सिस्टम हमने क्या माना, एक। ठीक है, अब इसके अंदर दो लोग हैं, कौन, एक मैन है एक बोट है। तो इन सब का, इसका मोमेंटम इसका मोमेंटम दोनों जोड़ देंगे तभी नेट मोमेंटम निकलेगा। अरे हमने देखा था जब कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ रहे थे, हमने दो बॉल का एक सिस्टम माना था, तो दोनों बॉल के अलग अलग मोमेंटम को हमने जोड़ा था। किसी भी चीज का नेट कैसे निकलता है, जोड़ के ही निकलता है। पहले हमने फर्स्ट बॉल का मोमेंटम निकाला था, फिर सेकंड बॉल का मोमेंटम निकाला था, फिर उसको ऐड कर दिया था। सिमिलरली जितने भी ऑब्जेक्ट सिस्टम के अंदर हैं, ध्यान सुनो, जितने भी ऑब्जेक्ट सिस्टम के अंदर हैं उन सभी का अलग अलग मोमेंटम निकाल के जोड़ देंगे, तो उसको ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा हमारा नेट मोमेंटम। क्या मिल जाएगा, नेट मोमेंटम। जैसे ही नेट मोमेंटम मिल जाएगा फिर उसी सिस्टम को हम कहीं पर भी मूव करें। मैंने बताया था कल एग्जाम में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि इस सिस्टम को आप कहीं पर भी ले जाइए। यानी मान लीजिए आपका इस सिस्टम है, अभी इस सिस्टम में मोमेंटम आपका 5 है, इस सिस्टम को आप यहाँ ले गए या फिर सिस्टम को यहाँ ले गए, आप सिस्टम को कहीं पर भी मूव करते रहिए, कहीं पर भी मूव करते रहिए। ये अगर सिस्टम कंजर आइसोलेटेड है, कैसी बॉडी आइसोलेटेड है, ये सिस्टम आपका 5 हर जगह बना के अपने मोमेंटम को रखेगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, एक सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा कैसा है, आइसोलेटेड है, यानी कि इसमें कोई बाहरी फोर्स काम नहीं कर रही है। इसका नेट मोमेंटम कितना है, 5। ठीक है, तो न्यूटन के जो हमने लॉ पढ़े थे उसमें देखा था बाद में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर कंजर्वेशन मोमेंटम हमने देखा था कि अगर बॉडी आइसोलेटेड है तो उसका नेट मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो बॉडी आइसोलेटेड है, हाँ है, बॉडी का मोमेंटम कितना है, 5 है। तो बॉडी को हम कहीं पर भी मूव करें उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका नेट मोमेंटम हमेशा 5 बना पड़ा रहेगा उसके पास। ठीक है, दिवस समझ में आ गई होगी। तो इस सिस्टम को हम कहीं पर भी ले जाएं, कहीं पर भी ले जाएं, इसका मोमेंटम जितना होगा अभी उतना फाइनल भी उसका मोमेंटम होगा। इतनी बात समझ में आई, हाँ। तो अब देखते हैं इसकी इनिशियल मोमेंटम कितना, क्योंकि हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या लिख दिया, इतनी बड़ी इक्वेशन, याद करो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखो ध्यान से, दो ऑब्जेक्ट दिख रही हैं, 2 के लिए लिखा, 3 दिखती तो 3 के लिए लिख देता, 4 दिखती तो 4 के लिए लिख देता मैंने। देखो ये मान लेते हैं फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये फर्स्ट का है सेकंड का है,
याद आ रहा है कुछ? ऐसे करते थे ना। तो ये था हमारा इनिशियल मोमेंटम। क्या था? इनिशियल मोमेंटम। ध्यान से देखते जाओ। ये होता है हमारा फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। जो फाइनल मोमेंटम है और जो इनिशियल मोमेंटम है कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अब तुम्हारा फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या है? इक्वल है। तो यहां पर देखेंगे जो हमारा फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का, जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, वो निकाल के वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे? देखते हैं। इनिशियल मोमेंटम देखिए अगर इसका, तो इनिशियल मोमेंटम देखते हैं। अगर हम इस पूरे सिस्टम को कंसीडर करें तो बोट रेस्ट पे है। इनिशियली बोट रेस्ट पे क्वेश्चन में गिवन था। बोट कैसी है? रेस्ट पे, यानी रुकी हुई, चल नहीं रही है। कैसी है? स्टेशनरी है, यानी रेस्ट पे है। तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी नहीं। और आदमी उसमें बैठा है, आदमी रुका भी होगा और बोट भी रुकी है, यानी पानी के अंदर दोनों लोग रुके हैं। इनकी वेलोसिटी है कुछ नहीं है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या है? जीरो है। इनिशियल मोमेंटम निकालने अगर देखें तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, यानी कि इसका जो u1 है वो भी जीरो है, u2 है वो भी जीरो है। कहां कहां से आप लिख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, ये है आपका मैन, ये है आपकी बोट। अब मैन की जो मास तो दिया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है v, u होती है ना, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं u1 है, इसकी u2 है। ठीक है, अभी फाइन इनिशियली क्या है? जीरो है कि नहीं? रुके हैं कि नहीं? रुके हैं। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं? होगी। तो हमने लिखते हैं u1 0, u2 0। ठीक, समझ में? हाँ। अब फाइनल वेलोसिटी देखते हैं। फाइनली है v, v1 ले लेते हैं और v2 ले लेते हैं। वन किसके लिए ले रहे हैं? मैन के लिए ले रहे हैं। वन किसके लिए ले रहे हैं? मैन के लिए ले रहे हैं। मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v2। ठीक, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? 3 मीटर पर सेकंड हो गई। अरे कूदने पहले रुका था, फिर कूदा तो 3 मीटर पर सेकंड से गया कि नहीं गया? गया। यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 3। अब v2 कितना है ये तो फाइंड करना है। ये वैल्यू पूछी है ना इसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं दी थी, ये इसकी पूछी, यानी ये पूछा तुमसे, v2 आपसे पूछा है। अब मास आपको गिवन है, इसका मास भी गिवन है 30 केजी, इसका मास गिवन है 120 केजी। ठीक है, वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। अब यहां पर देखें तो मास आपको गिवन है और ये आपकी सारी वैल्यूज गिवन है, बस आपको पुट करना है। देखो ध्यान से कैसे इसको पुट करेंगे। m आपका गिवन है, m1 कितना गिवन है? 1 किसके लिए यूज कर रहे हैं? 1 इसके लिए यूज कर रहे हैं, 2 इसके लिए यूज कर रहे हैं। जो 1 1 है, जितना भी 1 टर्म है, m1 v1 m1 u1, एक इसके लिए मैन के लिए, और जो m2 v2 m2 u2 ये किसके लिए? बोट के लिए। तो जो हमारा 1 टर्म है मैन के लिए, तो मास 1 कितना है? 30 केजी, 30। v1 कितना है? v1 यहां पर 3 दिया है, 3 प्लस लगा दिया। m2 दिया 120। उसके बाद v2 कितना दिया? नहीं दिया। v2 को हमने कितना मान के रखा है? v। कितना मान रखा है? v ले लेते हैं। v2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये v2 को ही v ले लिया, मतलब v2 लिख देता हूं। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ये v2 यही है। ठीक है, ये v2 हमको ढूंढना था। मैन तो 3 मीटर पर सेकंड से गया, लेकिन बोट कितने मीटर पर सेकंड से आई ये देखना है, तो v2 को निकालना है। अब इक्वल टू लगा दिया। m1 लिख देते हैं। m1 कितना? 30। u1 देखो 0 है तो लिख देते 0 प्लस m2 120 था, तो m2 को 120 रख दिए, और u2 0 था। देखो ठीक है, अब किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, तो ये 0 हो गया, ये भी तुम्हारा 0 हो गया। ठीक है, ओवरऑल इधर कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। तो इधर देखें तो 30 × 3 90 हो जाएगा, 120 × v2 120 v2 हो जाएगा। ठीक, v2 देखें ये आ जाएगा -90, 120 v2 -90, 90 उधर ले गए तो -90 हो गए। अब यहां से देखें तो हमारा v2 जो निकल के आएगा वो आएगा -90/120, ये आएगा आपका -0. कितना आएगा आपका? इक्वल टू -0.75 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है ना? हाँ, 0.7 मीटर पर सेकेंड। अब देखा यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ गई? v2 की वैल्यू कितनी आ गई? v2 आ गया हमारा 0.5,
ये निकालना था ना हमको, क्वेश्चन में क्या निकालना था, V2 ही तो निकालना था, V2 ही फाइंड करना था ना हमको। V2 हमारा कितना आ गया माइनस के 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है, कैसे इसको लिखते हैं ये भी मैंने बताया था, ठीक है। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, एक बार देखिएगा दोबारा तो आपको समझ में आ जाएगा इसको लिखते कैसे, इसको रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है। ये इनिशियल होता है, सबकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम सबका लिख लो। ये फाइनल होता है, सबका फाइनल मोमेंटम लिख लो, इजी। फिर उसके बाद इस इक्वेशन में हमने वैल्यू को पुट किया, जैसे जैसे वैल्यू दी थी m1 m2 m1 m2 दिया था, हमने हर जगह m1 m2 को पुट कर दिया। फिर v1 v2 दिया था, v1 v2 v1 की जगह 3 v2 जगह पता करना था वो, u1 u2 हमको 0 दिया था, u1 u2 हमने 0 रख दिया, किसी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इधर 0 आ गया, इधर आ गया 30 × 3 90, 120 × v2 120 v2। अब देखा हमने कि 90 तो उधर जाएगा -90 हो जाएगा, तो 120 v2 -90, v2 -90/120, आपका आंसर आ गया 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आई, 0.75 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर माइनस में आया, आपको ये बताएगा यहाँ पर माइनस में क्यों आया। साइंस में फिजिक्स में जो चीजें माइनस में आती हैं उसका कुछ रूल होता है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ वेक्टर क्वांटिटी। तो माइनस साइन जो होते हैं, जो भी वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन आता है वो डायरेक्शन दिखाता है, क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। माइनस ये दिखाता है कि आदमी तो आगे गया, आदमी खुद के आगे गया कि नहीं गया, आ गया, आदमी आगे गया तो इसकी वेलोसिटी माइनस में आई, तो माइनस में आई मतलब बोट पीछे गई होगी। और आपने देखा भी था कि एक्शन रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो अगर बोट ने मैन के ऊपर फोर्स लगाया, मैन आगे गया, मैन कहाँ गया, आगे गया, तो बोट तो पीछे जाएगी ना, क्योंकि अगर इसने फोर्स आगे भेजा तो इस पे फोर्स पीछे भेजेगा। तो एक्शन आगे हुआ तो रिएक्शन पीछे होता है, तो एक्शन आगे हुआ तो मैन आगे गया, अब रिएक्शन पीछे होता है तो बोट पीछे जाएगी। यानी मैन की स्पीड इस डायरेक्शन में है और बोट की स्पीड इस डायरेक्शन में है, इसीलिए मैन की स्पीड जो हमने पॉजिटिव ले रखी थी इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस साइन दिखा रहा है कि ये क्या है, अपोजिट टू मैन स्पीड। क्या दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। तो माइनस साइन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है, बस इसका इतना ही मतलब होता है। बाकी हमारी बोट की स्पीड क्या आएगी, 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना अच्छे से आपने सीखा होगा कि कैसे निकालते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल्स अलग दिए होंगे, उसमें आपको अगर न्यूटन्स के सेकंड लॉ से अगर कोई किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, उसमें आपको मैक्सिमम यही पूछ सकता है कि चेंज इन मोमेंटम निकालो, फोर्स निकालो, एक्सीलरेशन निकालो, फिर फोर्स निकालो। मैंने चारों टाइप्स कवर किए थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कंजर्वेशन मोमेंटम पे अगर क्वेश्चन आता है कैसे पहचानेंगे, न्यूटन्स के थर्ड लॉ का एग्जांपल लिया होगा, एग्जांपल देखा, ऐसे बताने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ का एग्जांपल है, हाँ है, यहाँ पर कंजर्वेशन मोमेंटम ही लगेगा और एप्लीकेबल होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ में हर जगह, ठीक है। तो हमने कंजर्वेशन मोमेंटम को लगाया और यहाँ से न्यूमेरिकल लिखना सीखा कि कैसे हम लोग गिवन को लिखते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, आपको ये फिर से समझ में आ जाएगा कैसे मैंने बताया। फिर वहां से हमने वैल्यू पुट की, वहां से हमारी वैल्यू आई v2 की, माइनस के 0.75 मीटर पर सेकेंड। और माइनस बताया मैंने कि वेक्टर क्वांटिटी में माइनस डायरेक्शन दिखाता है, तो मैन आगे जा रहा था, बोट पीछे जा रही थी, इसलिए वहां पर माइनस आया है। मैन की स्पीड आगे थी, बोट की स्पीड पीछे थी, इसलिए उसने माइनस साइन दिखाई है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारा सेकंड चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।